हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपके ग्रुप डी के ज्वाइनिंग के समय जो डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए उनके बारे में, और उनसे रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम है आपने कमेंट कर रखे हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो जो आपके डाउट्स है वो भी मैंने यहाँ पे उठाए हैं। उन पे अपन यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। तो लगभग यहाँ पे मैंने जो है आपके 10 डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, इन पे अपन डिटेल से बात करेंगे। इनमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह हो गया, और भी कई सारे डाउट आपके इसमें अपन क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आपके आज के डाउट नंबर फर्स्ट पे कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है कहाँ से बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों के यहाँ पे कमेंट्स आ रखे हैं, और वो जो है परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका जो कंडीशन डली हुई है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की, उसमें लिखा हुआ है कि आपने जहाँ से लास्ट में पढ़ाई की है, यानी लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वहाँ से ये जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जहाँ से हमने पढ़ाई की है वो कॉलेज जो है किन्हीं कारणों से यहाँ पे बंद हो गए हैं। तो अब हम जो है चरित्र प्रमाण पत्र, हमारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो हम कहाँ से बनवाएं। तो अब देखो, इस केस में आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने जहाँ से 12th किया है, यानी 12th लेवल के, मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में 12th लेवल के जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर होते हैं, उनसे आप यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। उनके सील और सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनके स्कूल और कॉलेज अभी वर्तमान में चल भी रहे हैं, और उनके भी अगर मान लो स्कूल कॉलेज से नहीं बनवा पाते हैं, अगर आप बनवा लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनवा पाते हो तो आपका जो है 12th लेवल के जो लेक्चरर होते हैं, उनसे भी आप जो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड की, बायोमेट्रिक मिसमैच। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा हुआ था कि उनका जो बायोमेट्रिक जब एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम का और अभी का बायोमेट्रिक जो है मिसमैच हो रहा है, यानी ये मैच नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में ये लोग डर रहे हैं कि सर हमारी जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग डिले हो जाएगी, या फिर हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ऐसे डर रहे हैं। तो देखो, इस केस में आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो है जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आप रियल में जेन्युइन कैंडिडेट हो, तो इस केस में आपको जो है ना तो बाहर करेंगे और ना आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे डिले होगी। आपके जब बायोमेट्रिक मिसमैच हुई होगी तो आपसे थंब इंप्रेशन यहाँ पे ले लिए गए होंगे, उनको वहाँ पे लैब में टेस्ट वगैरह किया जाएगा, और अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट होगे तो आपको वहाँ पे पास कर दिया जाएगा। अन्यथा अगर फेक कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे पकड़े जाओगे, और आपको ना जॉब मिलेगी ना ज्वाइनिंग मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस केस में आपको, अगर आप रियल कैंडिडेट हो तो आप डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपकी यहाँ पे जॉब पक्की है। इसके बाद में बात करते हैं डाउट नंबर थर्ड की, कि बैंक अकाउंट जो है किस बैंक का चाहिए। ये भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स कर रखे हैं कि बैंक अकाउंट हम किस बैंक का ओपन कराएं, सैलरी अकाउंट कब बनेगा, क्या बनेगा, सारा कुछ। तो देखो, बैंक अकाउंट जो है कोई सा भी बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, वो जैसे BOB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या PNB हो गया, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनमें आप अपना सैलरी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर सैलरी अकाउंट जो है उसके लिए हमें पहले अप्लाई करना होगा या फिर जो है ज्वाइनिंग के बाद में अप्लाई करना होगा। तो आपको अभी अप्लाई कर देना है कि इस अकाउंट को जो है सैलरी अकाउंट बनवाना चाहते हैं, तो बैंक वाले जो भी आपसे डॉक्यूमेंटरी फॉर्मेलिटीज़ करवाएंगे वो आप पूरी कर दे और उसको अभी से सैलरी अकाउंट बनवा ले। इसके बाद में आपको जो है एक यहाँ पे चेक भी चाहिए होंगे, खाली चेक, ब्लैंक चेक जो है, कैंसिल चेक जिनको बोलते हैं, रेलवे एक चेक लेती है आपसे, तो वो भी यहाँ पे चाहिए। और अभी NTPC के टाइम में बहुत सारे बच्चों के साथ में ये दिक्कत आ रही थी कि उनकी जो है चेक बुक जारी नहीं हो पा रही थी, उसमें टाइम लग रहा था, और उनकी ज्वाइनिंग जो है नज़दीक थी। ये सब आपके साथ में नहीं हो तो आप जो है अभी से ही चेक बुक के लिए अप्लाई कर दीजिए। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी अकाउंट को आप सैलरी अकाउंट बनाना चाहते हो, उस अकाउंट की आप जो है चेक बुक के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम में आपको यहाँ पे चेक बुक की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बैंक अकाउंट अभी तक आपने ओपन नहीं करवाया है, या जो है करवाने की सोच रहे हो, तो आप जो है SBI का बैंक ही ओपन करवाएं, क्योंकि ज़्यादातर रेलवे एम्प्लॉय जो है यहाँ पे SBI का ही अकाउंट होता है, और SBI में पॉलिसीज अच्छी होती है। और रेलवे कर्मचारी कोई भी हो, लगभग सभी रेलवे कर्मचारियों का यहाँ पे SBI में ही अकाउंट होता है। तो आप भी जो है यहाँ पे SBI में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चेकबुक वगैरह के लिए आपको अप्लाई कर देना है। बात करते हैं डाउट नंबर 4 की, कि BA और ITI दोनों के जो है पासिंग ईयर सेम है। अब कई सारे दोस्त जो है यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने जो है BA और ITI इन दोनों का जो है पासिंग ईयर सेम है, मतलब हमने इन दोनों को जो है साथ साथ किया है, साथ साथ पढ़ाई की है इनकी। तो देखो, यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन लड़कों के जो है वो डाउट ये है कि सर इन दोनों डिग्री को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं क्या, मतलब बता सकते हैं क्या DB के अंदर भाई हमने जो है दोनों डिग्री ले रखी है साथ में, या फिर जो है हमें एक ही डिग्री लगानी चाहिए। तो देखो, अगर आपने जो है इन दोनों को रेगुलर किया है, यानी ITI भी आपने रेगुलर किया है, BA भी आपने रेगुलर किया है, तो इस केस में मेरे हिसाब से आपको दोनों में से कोई एक डिग्री ही शो करनी चाहिए। अगर आपने दोनों डिग्री शो कर दी
तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपने जैसे कि बीए प्राइवेट किया हो सकता है बीए अगर आपने प्राइवेट किया है ओपन से या प्राइवेट किया है और आईटीआई आपने रेगुलर किया है, तो इस केस में आप दोनों डिग्री यहाँ पे दिखा सकते हो। उस केस में आप दोनों पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसको प्राइवेट कर सकते हो और इसको रेगुलर आप कर सकते हो। लेकिन दोनों चीज़ें जो है आप रेगुलर नहीं कर सकते हो। तो दोनों ही केस है, अगर आपने रेगुलर कर रखा है तो कोई सी भी एक डिग्री यहाँ पे लगा सकते हो, और अगर आपने एक प्राइवेट कर रखा है बीए और आईटीआई को रेगुलर कर रखा है तो आप यहाँ पे दोनों दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब कन्फ्यूजन ये है कि सर हमने मान लो दोनों को पासिंग सेम ही है हमारा, तो अब हम जो है बीए दिखाए या फिर आईटीआई दिखाए। तो देखो इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है आगे क्या करना है, आगे क्या बनना है। मान लो आप स्टेशन मास्टर में, गुड्स गार्ड में, सीसीटीसी में, इनमें जाना चाह रहे हो, तो फिर आपको जो है यहाँ पे बीए को दिखाना होगा, क्योंकि वहाँ पे आईटीआई की वैलिड नहीं है, वहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए उन पोस्टों के लिए। और आपको अगर एलपी बनना है, लोको पायलट बनना है, तो फिर जो आपको यहाँ पे आईटीआई दिखानी चाहिए। तो दोनों ही केस है, यहाँ पे आप पे डिपेंड करेगा कि आप जो है आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। एक केस ये भी हो सकता है कि अभी आप जो है आईटीआई दिखा दो और बाद में आप नॉन कॉलेज यहाँ पे बीए कर लो प्राइवेट, तो बाद में भी आपकी डिग्री यहाँ पे बन के आ जाएगी और आप फिर बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह के लिए। और अगर आईटीआई होगी तो आप आईटीआई से एलपी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कहने का मतलब दोनों ही आपके पास में ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ होगा, यानी कि हमारा प्रेजेंट एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन होगा या परमानेंट एड्रेस पे होगा। तो देखो पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है हमेशा आपका परमानेंट एड्रेस पे ही होगा। परमानेंट एड्रेस आप जो भी डालो अटेस्टेशन फॉर्म में कॉलम होते हैं परमानेंट एड्रेस का और प्रेजेंट एड्रेस का। तो देखो कई सारे दोस्त ऐसे कहते हैं सर हम 4 साल बाहर रहे या 3 साल में बाहर रह के पढ़ाई की, तो हम अभी यहाँ है वहाँ है, तो ऐसे 2-2 3-3 साल के लिए आपको अलग अलग एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पे परमानेंट एड्रेस ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4-5 साल बीच में कहीं रहे होंगे, वो आपसे कोई देखने नहीं आ रहा कि आप पिछले 5 साल से कहाँ थे या कहाँ नहीं थे। आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस ही डाल सकते हो। या फिर कई सालों से आप यहाँ पे 10-20 सालों से इधर उधर हो रखे हो, तो उस केस में आप परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों दे सकते हो। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वहीं पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों आप जो है अटेस्टेशन फॉर्म जब भरो उसमें एड्रेस जो डालो, एड्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने एड्रेस गलत डाल दिया तो आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन हो नहीं पाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको बाद में। और दोस्तों यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन आपका कैसे होता है उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है अलग से, और अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं, डिवीजन आपको कैसे अलॉट होगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जाके देखिए, उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रखे हैं और बहुत ज़्यादा सराहा लोगों ने, तो आप भी उसको जरूर देखिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। और अटेस्टेशन फॉर्म उसमें मैंने अपना खुद का जो भरा हुआ था वो भी उसमें दिखा रखा है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन सीबीटी के एडमिट कार्ड में पैराग्राफ राइटिंग के कैपिटल लेटर में लिख दिया। देखो ये जो है बहुत ही खतरनाक मामला था। इसमें 2 केस मेरे पास आए, अलग अलग जोन के यहाँ पे कैंडिडेट थे। एक मैं बात करूँ जयपुर आरआरसी की, तो जयपुर आरआरसी से बच्चों को इस केस के ऊपर बाहर कर दिया गया था, तुरंत बाहर कर दिया गया था जॉब से। और ऐसा कैंडिडेट मेरे को जयपुर में मिला था और उसने बहुत यहाँ पे अप्रोच लगाया लेकिन कुछ हो नहीं पाया था, उसको डायरेक्ट यहाँ पे बाहर कर दिया गया था कि ये जो है पॉलिसी में नहीं है। उससे गलती क्या हुई थी कि उसने जो है जब सीबीटी में आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें कुछ लाइनें आपसे पैराग्राफ लिखवाया जाता है, उसको आपको रनिंग में लिखना होता है, यानी कैपिटल लेटर में उसको नहीं लिखना होता है, रनिंग में छोटी ABCD में उसको लिखना होता है जुड़वा अक्षरों में। ऐसा आपको करना होता है। उस लड़के ने वहाँ पे उनको कैपिटल अक्षरों में लिख दिया था। और जब वो डीवी के लिए यहाँ पे गया अपने जब जोन के ऊपर, तो उसका पिछला जो था उसने कैपिटल लेटर में लिखा था और अभी का जो है उसने अभी तो उसको खैर स्मॉल लिखना था, लेकिन वो पिछला जो उसने कैपिटल में लिखा था वहीं पे उसकी गड़बड़ मान के उसको यहाँ पे बिल्कुल बाहर कर दिया गया था डीवी से, यानी जॉब से ही उसको बाहर कर दिया था। दोस्तों उस लड़के से मैं पर्सनली मिला था तो ऐसा हुआ था। एक दूसरा केस है दूसरे आरआरसी का, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे उनका जो कैपिटल लेटर में पहले वाला लिखा हुआ था और अभी जो है जब अभी डीवी हुई है उनके आरआरसी के ऊपर तो उन्होंने यहाँ पे स्मॉल लेटर में उनसे लिखवा दिया, और ये जो है पहले वाला जो उन्हें एग्जाम दिया था तब उसका कैपिटल लेटर पे लिखा हुआ था, जो पैराग्राफ आपसे लिखाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। इस केस में वो कैंडिडेट रहा है कि सर इस केस में मेरे को ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। तो देखो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए यानी आपका डीवी और मेडिकल यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी केस के ऊपर एक दूसरे कैंडिडेट को जयपुर आरआरसी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। आपको कम से कम अगर आपका डीवी और मेडिकल यहाँ से सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया तो मेरे को नहीं लगता आपको यहाँ से बाहर करेंगे, क्योंकि अगर आपको बाहर करना होता तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाता। लेकिन इस केस में एक आरआरसी में आप बाहर हो रहे हो और एक के अंदर जो है आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो आपको डीवी और मेडिकल के लिए, तो मेरे को नहीं लगता आपको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी।
इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं फॉर्म फिल के टाइम की फ़ोटोज़ नहीं है, तो इसमें आपको घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम की फ़ोटोज़ है आपके पास में, वही सेम फ़ोटोज़ हालांकि मांगते हैं अभी। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नई फ़ोटोज़ भी यहाँ पे लेके जा सकते हो। लेकिन मैं आप सभी को कहूँगा कि यहाँ पे 20, 25 या 30 फ़ोटोज़ जो है एक साथ ही एक टाइप की बनवा ले, क्योंकि बार बार जो है फ़ोटोज़ आपकी काम आती रहेगी। ये आपकी ज्वाइनिंग में, फिर ट्रेनिंग में, अलग अलग जगह पे काम आती रहेगी। तो आप जो है 20-30 फ़ोटो बना के एक टाइप की रखिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 8 की कि सीबीटी एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कई सारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर सीबीटी एडमिट कार्ड भी मांगेंगे क्या ज्वाइनिंग में या डीबी में। तो देखो सीबीटी का एडमिट कार्ड जो है कई जगह मांग लिया था हमसे, एनटीपीसी का जो हमने 2018 में डीवी दिया था तो हमसे मांगा था, लेकिन इस बार किसी से मांग नहीं रहे हैं। और किसी से मांगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफिडेविट लग जाएगा जो कि तुरंत वहीं से बन जाता है। तो इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। एप्लीकेशन फॉर्म अगर किसी के पास नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है अपनी सुविधा के लिए सही रहता है। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में अपने ये देख सकते हैं कि अपने जो डिटेल फिल की थी, अपने पासिंग ईयर हो गए, अपनी ग्रेजुएशन हो गई, कॉलेज हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, डीओबी हो गई, नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, सारे कुछ उसमें अपन चेक कर सकते हैं कि अपने फॉर्म भरा था तब सारा कुछ सही से भरा था या नहीं भरा था। और उससे अपने को पता लग जाता है अगर कोई गलती की हुई होती है, और अपन बारीकी से इसको जांचते हैं तो अपने पता लग जाता है कि हमने डीओबी में गलती की है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, फादर नेम में मिस्टेक की है। तो वो जो है बाद पकड़ में आती है, तो आप जो इसके लिए पहले ही एफिडेविट वगैरह बनवा के लेके जा सकते हो। बस ये काम का एप्लीकेशन फॉर्म, आपसे डीवी के टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगा जाएगा। ये अपनी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास होगा तो आप देख लोगे कि आपकी गलती कहाँ हो रखी है। इसके बाद दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म में गलती नहीं, यहाँ पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अटेस्टेशन फॉर्म में मैंने अभी रिसेंटली इसके बारे में जिक्र किया है कि आप जो है अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी डिटेल फिलअप करो वो डिटेल बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। अगर आप पे एफआईआर वगैरह हो रखी है तो आप उसमें यस करोगे, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका उस पर यस करोगे, एक्सप्लेनेशन देखो, सारा कुछ आप उसमें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप उसमें छुपा लोगे, क्योंकि अगर आप उसमें छुपा लोगे कल को रेलवे को पता लग जाएगा तो आपको जो जॉब से बाहर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपसे एक शपथ पत्र भी लेते हैं कि आपके खिलाफ कोई कभी मुकदमा नहीं हुआ है। तो आपकी जो भी डिटेल है वो आप सही सही से फिल कर दे, उसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, हर चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन होता है। और अटेस्टेशन फॉर्म जो है उसमें एड्रेस वगैरह है, नेम वगैरह है, सारा कुछ आपको सही फिलअप करना है, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे लास्ट में आपकी इसी के आधार पर सारा काम होगा। पुलिस वेरिफिकेशन होगा या आपकी ज्वाइनिंग होगी तो अटेस्टेशन फॉर्म के आधार के होगी। और दोस्तों यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है उसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, एक डिटेल वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मेरा खुद का अटेस्टेशन फॉर्म मैंने कैसे भरा है वो दिखा रखा है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 10 की, ग्रुप डी में रिस्क अलाउंस किन किन पोस्ट को मिलेगा। तो रिस्क अलाउंस जो है ओनली ट्रैक मेंटेनर को मिलता है, और किसी को यहाँ पे रिस्क अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ना पॉइंट्समैन को, बाकी किसी पोस्ट को कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं मिलेगा ट्रैकमैन के अलावा। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपके डाउट मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट और रह गया है तो आप कमेंट करें, मैं उनका जो है पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।